नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान की पिटाई की सबसे बड़ी गवाही दिखाएंगे, जिसके बाद आपको अपने सारे सवालों और शंकाओं के जवाब खुद ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी तीनों बहादुर सेनाओं के उन अधिकारियों ने पाकिस्तान को सबूतों के साथ एक्सपोज किया, जो खुद इन ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे। पहलगाम हमले का बदला लेने उतरे हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान में छिपे बैठे 100 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 35 से 40 पाकिस्तान के जवान और अफसरों को ढेर किया। एक एक कर भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह करना शुरू किया तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास पहुंचा, क्योंकि भारत हाथ जोड़ने वाले पर हथियार नहीं उठाता। इसीलिए भारत ने सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद आपको पाकिस्तान की फितरत के बारे में बताएंगे। ये सच है कि भारत से मार खाने के बाद घबराए आसिम मुनीर ने अपने डीजीएमओ से फोन करवाया, उसको आगे किया और हमला रोकने की गुहार लगवाई। और इस बात की तस्दीक आज भारतीय जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें लगाई गई। सवाल यह है कि धोखेबाजी का चैंपियन पाकिस्तान क्या अब अपनी आदतों से बाज आएगा? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने अपने पैदा होने के बाद ही हर मौके पर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। आज हम पाकिस्तान के इस छल चरित्र का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और मेरी एआई वर्जन भी आज पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली खबर ही आपको बताएंगे। अंजना, मैं आज पाकिस्तान के सेना और सरकार के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या पाकिस्तान में अब तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार आसिम मुनीर के सामने सरेंडर कर चुकी है। पूरा शरीफ परिवार सेना की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, जहां सारे फैसले आसिम मुनीर ले रहा है और शहबाज शरीफ सिर्फ आसिम मुनीर की जय 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 जयकार कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कल सीज फायर हुआ और कल से लेकर अब तक बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत ने ये सीज फायर क्यों किया, क्यों हमें किसी ने क्या कोई ऐसा दबाव था, क्या हमने अपना बदला पूरा लिया, क्या हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, क्या पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी। सरकार की मंशा पर भी कुछ लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले जब तीनों सेनाओं के मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी की प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें बहुत से सवालों पर से पर्दा उठ गया। कल से अब तक जितने भी सवाल देशवासियों के मन में थे, उनमें से ज्यादातर के जवाब आज तीनों सेनाओं के इन 3 अफसरों ने दे दिए। पहले थे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। दूसरे थे डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए के भारती और तीसरे थे डीजी नेवी ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। तो सबसे पहले आपको इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी बातें हैं वो बताते हैं, जिससे पूरी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बहुत सी बातें पहली बार पता चली हैं देश को। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में बॉर्डर पर ही पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए हैं। बॉर्डर और एलओसी पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान भी शहीद हुए। ये साफ हुआ कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की। भारत की तरफ से जिन आतंकी कैंपों को हिट किया गया उनमें 100 से ज्यादा बड़े आतंकी मारे गए, जिनमें IC-814 के हाईजैकर्स और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड भी शामिल थे, जिसमें 26/11 के भी आतंकी शामिल थे। एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि उन्हें जो काम दिया गया था वो लक्ष्य उन्होंने पूरा किया। भारत के सारे पायलट्स सुरक्षित हैं, पायलट्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बात आज डीजी एयर ऑपरेशंस की तरफ से साफ बताई गई है। तो जितने भी लोग भारत में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं
या उनके फॉल्स नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ये बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। भारत के सारे पायलट सुरक्षित हैं, पायलट्स को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। नेवी की भी तरफ से बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अरब सागर में भारतीय नेवी का बैटल ग्रुप पूरी तरह तैयारी के साथ खड़ा था और ये भी पाकिस्तान को घेरने में, दबाव बनाने में बड़ी भूमिका निभा गया। आदेश मिलने की देरी थी, ये नेवी से बताया गया, और उनके निशाने पर कराची भी था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी साफ हुआ कि सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ही दबाव डाला गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बात की और इस हमले को रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान अभी तक ये झूठ बोलता आ रहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए भारत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रोफेशनल तरीके से हमारी सेना के तीनों जल थल वायु के जो ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। पाकिस्तान को हुए नुकसान के सबूत दिखाए, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान को इस बार दिन के युद्ध में कितना बड़ा भारी, अगर आप देखिए तो ये कितना 4 दिन का युद्ध था, 4 दिन के युद्ध में कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं। भारत ने बताया है कि हमने पाकिस्तान के कौन कौन से टेरर कैंप को हिट किया और खास तौर पर भारतीय एयरफोर्स के निशाने पर बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी हेडक्वार्टर्स थे। बहावलपुर यानी जैश ए मोहम्मद का आतंकी ठिकाना, उसका हेडक्वार्टर, और मुरीदके यानी कि लश्कर तैयबा का आतंकी हेडक्वार्टर। भारत ने इन आतंकी ठिकानों की सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई और जब इन पर हमला किया तो उस वक्त के वीडियोस भी दिखाए गए हैं। जैसे मुरीदके हेडक्वार्टर्स पर भारत ने 4 मिसाइलें दागी लश्कर के हेडक्वार्टर पर, उसी के बाद वो मलबे के ढेर में तब्दील हुआ। भारत ने बताया कि भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सुनिए। मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। साफ स्पष्ट भाषा जिसमें सब कुछ समझाया गया। फिर सीक्वेंस वाइज ये भी बताया गया आगे कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और यूएवी, अनआर्म्ड जो इस तरह के व्हीकल्स होते हैं, उनसे मिसाइल से अटैक किया गया, जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के मिलिट्री और एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया। इसके बाद आज पाकिस्तान के एयर जो बेसिस हैं उनके हुए नुकसान के बाकायदा सबूत दिखाए गए बड़े मॉनिटर पर। आगे हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि वो कौन से नुकसान थे जिनकी वजह से पाकिस्तान इस सीज फायर की टेबल पर आया है। कुल मिलाकर भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि ये सीज फायर पाकिस्तान के कहने से ही हुआ है और भारत ने अपनी शर्तों के साथ ये सीज फायर किया है। अब कल 12 मई को फिर से दोनों डीजीएमओ की बातचीत होनी है, दोनों बात करेंगे और पाकिस्तान को ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर अब उसने कोई हिमाकत की तो फिर जवाब भी उसी अनुपात में दिया जाएगा।
any act of terror will be considered act of war। यानी किसी भी आतंकी घटना को अगर हम देश के किसी कोने में देखते हैं तो इसको युद्ध माना जाएगा और भारत फौरन हमला करेगा। पूरा सार ये था कि हाथ जोड़ते दुश्मन पर हम हथियार नहीं उठाते। याद रखिए, पाकिस्तान झुका है सिर्फ इसीलिए भारत रुका है। ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की जो घोषणा है वो हो चुकी है और आपने देखा होगा कई रातों से हर रात लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास अंधेरा होते ही वो हैवी फायरिंग, हैवी शेलिंग शुरू कर दे रहा था। लेकिन दबाव में आया है, झुका है, सीज फायर अब मानने को मजबूर हुआ है। कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी हो। ये एक आधुनिक वॉरफेयर था जिसमें केवल हवाई हमले किए गए और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। 7 मई से हमले शुरू हुए और 10 मई की शाम को खत्म हो गए। फिर युद्ध विराम का ऐलान हुआ। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस युद्ध का हासिल क्या है। आज इस युद्ध को लेकर देश के लोगों में 2 तरह के विचार हैं। पहले वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा एक सकारात्मक और शांति के लिए उठाया हुआ जरूरी कदम है, क्योंकि भारत ने अपने लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था। दूसरे वो लोग हैं जो मानते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम है। ये वही लोग हैं जो आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश की जनता उनके साथ थी, सेना तैयार थी, विपक्ष भी साथ था, तो फिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों हुई। और ये घोषणा पाकिस्तान के बजाय अमेरिका ने, जब ट्रंप ने आखिर क्यों पोस्ट डाला। आज हमें यह भी सोचना होगा कि युद्ध विराम पर हम आखिर किस देश पर भरोसा कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है। आखिर हमने एक देश के तौर पर अपने इतिहास से क्या सबक लिया। हम पाकिस्तान पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 घोषित युद्ध हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से अनगिनत आतंकी हमले होते चले आ रहे हैं। बावजूद इसके हमारे देश की सरकारें ये सबक क्या सीख पाई हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना बिच्छू से डंक मारने की अपेक्षा करना है, बिच्छू से डंक ना मारने की अपेक्षा करना है। अब हम आपको पीठ में छुरा घोंपने वाली पाकिस्तानी फितरत के बारे में जरा बताते हैं, जिसे शायद हमारे देश की सरकारें हमेशा याद रखने को मजबूर हैं। पाकिस्तानी धोखे की कई कहानियां हैं जिसका शिकार हमेशा भारत रहा। आपको याद दिला दें कि फरवरी 1999 में लाहौर बस सेवा शुरू हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी बस से लाहौर गए थे। लाहौर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया था। तो बड़े जोर शोर से भारत पाकिस्तान की दोस्ती के कसीदे गढ़े जा रहे थे, दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दोस्त है जो पीठ पर वार करता है। उसी साल पाकिस्तानी सेना ने भारत को दोस्ती के नाम पर करगिल युद्ध का तोहफा दिया था। देश के नेता शायद इस युद्ध को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस युद्ध में भारत के 500 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। ये पाकिस्तानी जो देश की तरह से है उससे की जाने वाली दोस्ती का एक उदाहरण है। आइए साल 2001 पर
आगरा समिट भी हमें भूलना नहीं चाहिए। उस साल पाकिस्तान भारत से दोस्ती खेल रहा था। जुलाई 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में शिखर वार्ता हो रही थी। इस बैठक के बाद भी पाकिस्तान ने भारत से पक्की दोस्ती का वादा किया था। हुआ क्या, 5 महीने बीते, 5 महीने। दिसंबर 2001 में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला कर दिया था। इसमें 9 भारतीय मारे गए थे। यह हमला मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया था। पाकिस्तान ने इस बार अपनी दोस्ती का तोहफा आतंकियों के जरिए भेजा था। अक्टूबर 2008 पाकिस्तान ने फिर से भारत से दोस्ती की पहल की और ऐसे पेश आया कि अब की बार वो भारत को धोखा नहीं करेगा। भारत ने भी पाकिस्तान पर भरोसा किया। पहली बार कश्मीर के रास्ते भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार के ही रास्ते 2008 में खोल दिए गए थे। ये देखिए तस्वीरें। पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवा के अपनी दोस्ती साबित की। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों की एक टोली ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर हमला किया। सबसे ज्यादा किसी आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। पूरा देश सिहर उठा था। इसमें कई देशों को लोग शामिल थे जिनकी मौतें हुई थी। पक्के सबूत और अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकी को जिंदा पकड़ने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि यह हमला उसने करवाया था। झूठ और धोखेबाजी, पाकिस्तान की इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती थी। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण में तत्कालीन पीएम को बातचीत का न्योता दिया। यह कोशिश थी कि शायद अपने पड़ोसी को हम जरा समझा सकें और नवाज शरीफ की फितरत भी जरा अलग मानी जाती थी। इसके अगले ही साल दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर में स्टॉप ओवर भी करते हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ संबंध पटरी पर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती के नाम पर साल 2016 में 2 बड़े आतंकी हमले करवाए, जिसमें पहला पठानकोट एयरबेस था, 7 जवान शहीद हुए। दूसरा उरी मिलिट्री बेस था जिसमें 18 जवान शहीद हुए। इसीलिए भारत ने तब भी पाकिस्तान की जहरीले स्वभाव को दोस्ती समझा और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को पठानकोट एयरबेस में जांच के लिए इजाजत दी। गलतफहमी थी कि पाकिस्तानी आतंकी सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, इसीलिए पाकिस्तान सहयोग करेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, कुछ करना भी नहीं था। और इस बात का जिक्र विदेश सचिव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। बल्कि वर्ष 2019 में पाकिस्तान, अगर आप देखिए तो उसने और जो बड़ा हमला किया, पुलवामा, बड़ा आत्मघाती हमला उसने करवाया जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हुए। पाकिस्तान की धोखेबाजी से देश की आम जनता ने यही सीखा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। आज देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध के विराम से भारत को क्या हासिल होगा और हमने ये ऐलान क्यों किया। भारत और पाकिस्तान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका को ना हमारे मुद्दों से कोई मतलब है, ना हमारी जंग से। तो क्या ये फैसला वहां से, क्योंकि ट्वीट या फिर पोस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का पहले क्यों आया, इस बात को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। आज देश के मन में युद्ध विराम को लेकर चल रही हलचल को शांत करने की घोषणा करेंगे और इस घोषणा के हर पहलू पर बात करेंगे। हम पाकिस्तान की घातक चालबाजियों, अमेरिका के व्यापारिक नफे नुकसान की राजनीति पर बात करेंगे। इसके अलावा आज हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर भारत को इस युद्ध से हासिल क्या हुआ है। पाकिस्तान के धोखे का एक उदाहरण तो 3 दिन के युद्ध में ही दिखाई दे गया। हमने 7 मई को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स भी थे। भारतीय सेना का टारगेट सेट था, उनके निशाने पर केवल आतंकी थे और सटीक निशाना लगाकर हमने ये टारगेट हासिल भी किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में अगले दिन जब ड्रोन हमले किए तो उसके निशाने पर भारत के रिहायशी इलाके थे। पाकिस्तान की सेना इतनी कायर, इतनी डरपोक कि उसने अपने एयर स्पेस में नागरिक उड़ानों को उड़ाया ताकि उन्हें ढाल बचाकर वो अपने आप को बचा पाए, क्योंकि भारत जैसा देश कभी भी
नागरिकों पर हमला नहीं करता है। आप सोचिए पाकिस्तान की सेना कितना गिर चुकी है कि वो नागरिक विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तानी सेना ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरह नागरिकों को ढाल बनाया। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान पर हमले करने में तेजी नहीं दिखाई, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक साजिश थी। While the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. लेकिन सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सीज फायर हुआ कैसे, और भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया कैसे। अब कुछ विदेशी अखबारों में भी इसकी पूरी कहानी छप रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि भारत की स्ट्राइक से डरकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। इस अखबार ने पूरी सीक्वेंस के साथ बताया है कि कैसे अमेरिका एक न्यूक्लियर वॉर का डर देखकर चौकन्ना हो गया था। आपको याद होगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मूल रूप से तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो दोनों देशों को पीछे हटने को कह सकता है, लेकिन ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन फिर अगले ही 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक्शन में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका को यह डर लग गया था कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है, इसीलिए अमेरिका ने जनरल मुनीर को फोन करके पाकिस्तान पर सीज फायर का दबाव डाला। याद होगा आपको, पहले मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री से बात की थी, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अगले दिन सीधा मुनीर को, जनरल मौलाना मुनीर को अमेरिका ने कॉल किया। अमेरिकी अखबार का दावा है कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो इसलिए एक्शन में आए क्योंकि पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स के बीच गंभीर डॉग फाइट्स हो रही थी और पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस को परखने के लिए 300 से 400 ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर भेजे थे। लगातार 2 रातों तक पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात शुक्रवार की देर रात तब आई जब पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर धमाके हुए। ये बिल्कुल इस्लामाबाद के पास है, 10 किलोमीटर की दूरी है, और यहीं पर पाकिस्तान के हथियारों का डिपो भी है। अब आप समझ रहे होंगे, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब भी है और यहीं से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग होती है, फिर से ईंधन डाला जाता है, और यहीं से बहुत थोड़ी दूरी पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रखवाली करता है। ये ध्यान से सुनिए, यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का हेडक्वार्टर है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रखवाली करता है। पाकिस्तान के अंदर यह डर था कि उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी खत्म हो सकती है। ये भी सवाल उठे कि नूर खान की मिसाइल स्ट्राइक को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान इस बात से बहुत घबराया हुआ था कि अगर उसके न्यूक्लियर प्लांट के हेड डिवीजन तक भारत पहुंच रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं तो ये उनके लिए इतनी बड़ी नाकामी थी, इतनी बड़ी किरकिरी थी अपने देश के अंदर कि तबाही दीवार पर उन्हें साफ साफ लिखता हुआ दिख रहा था। तभी वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि अगर भारत नूर खान एयरबेस को हिट कर सकता है तो फिर वो कहीं भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान में अपनी ही मिसाइल से कहीं भी हिट कर सकता है भारत, ये साफ हो चुका था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसी बीच पाकिस्तान की लोकल मीडिया ये रिपोर्ट करने लगी कि शहबाज शरीफ ने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसकी मीटिंग बुला ली है। यही अथॉरिटी ये फैसला करती है कि कब कैसे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना है।
हालांकि बाद में पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इससे इनकार किया। पहले खबर प्लांट करवाया था, फिर उससे इनकार किया कि इस ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हुई है। कड़ियां इस तरह से जो डॉट्स हैं वो जुड़ते चले गए। यही वो पॉइंट था जब अमेरिका को ये समझ में आया कि अब ये मामला बढ़ सकता है। अमेरिका को परमाणु युद्ध का डर सता रहा था, जबकि भारत जानता था कि ये पाकिस्तान का ब्लफ है। विश्व का पहला मुल्क है भारत जिसने एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश पर हमला किया, ये जानते हुए कि ये उनका सिर्फ ब्लफ है और वो आतंकवाद इसी की आड़ में चलाते हैं। हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कहा था कि हम चिंतित हैं क्योंकि किसी भी वक्त न्यूक्लियर पावर्स के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। अमेरिका में ये लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह व्हाइट हाउस ये समझ गया कि दिल्ली और इस्लामाबाद में कॉल करने से कुछ नहीं होगा, ये पर्याप्त नहीं है। सऊदी अरब और यूएई के इंटरवेंशन से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जेडी वैंस को मोदी से बातचीत करने को कहा गया। और आपको याद होगा वो कुछ ही दिन पहले आए थे, प्रधानमंत्री से भी मिले थे, अपने पूरे परिवार के साथ घर गए थे। इसके बाद जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, लेकिन मोदी ने साफ कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि अगर वो अटैक करेंगे तो हम और बड़ा हमला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडी वैंस से सीज फायर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत आया, वो इस एक बात से साफ हो जाता है कि जेडी वैंस के फोन पर भी प्रधानमंत्री ने सीज फायर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दिया और ये कहा कि अगर वो हमला करेगा तो हम उससे भी बड़ा जवाब देंगे। इसके बाद अमेरिका की तरफ से इस पूरी स्थिति को डी एस्केलेट करने की तैयारी शुरू हुई, यानी कैसे आप उसको नीचे ला सकते हैं। तुरंत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक्टिव हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के अंतरिम एनएसए भी हैं और इसीलिए रूबियो ने तुरंत इस्लामाबाद में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फोन लगाया। उसके बाद रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भारत में फोन पर बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, क्या भारत तैयार होगा। भारत की तरफ से कहा गया कि अगर वो फायर नहीं करेगा तो हम फायर नहीं करेंगे, वो झुका है इसलिए हम रुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच में पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान के मंत्री इस तरह की धमकी हमेशा ही देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान के एयरबेस जब तबाह होने शुरू हुए, तब पाकिस्तान की तरफ से हमले रोकने की गुहार लगाई गई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। ये साफ है कि पाकिस्तान झुका है, इसीलिए भारत रुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सीज फायर है। भारत की तरफ से सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि भारत ने ये कहा है कि भारत की तरफ से हमले नहीं होंगे, सीज फायर नहीं कहा गया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए भारत ये कह रहा है कि अभी सिर्फ फायरिंग को रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने अपनी नीति भी बदली है कि अब कोई आतंकी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। आतंकी हमला कहीं देश में हुआ तो हमला भारत करेगा पाकिस्तान पर। इसी के बाद सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमा के आर्मी कमांडर्स के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और आर्मी चीफ की तरफ से आर्मी कमांडर को खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का
कोई सीज फायर वायलेशन होता है तो उन्हें जवाब देने की पूरी आजादी है। भारत जिन लक्ष्यों को लेकर चला था वो भी पूरे हुए हैं। कैसे, संक्षेप में ये भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। भारतीय मिलिट्री ने यही ऑब्जेक्टिव हासिल किया। मोदी ने कहा था कि घुसकर मारेंगे। भारतीय ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर ही मारा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कह दिया है कि अगर वहां से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलाया जाएगा। और साथ ही भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान से अब कोई बात होगी तो वो पीओके को वापस लौटाने की बात होगी, आतंकवादियों को भारत को सौंपने की बात होगी। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अब ये पूरी तरह से साफ है कि पाकिस्तान के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। लेकिन ये पाकिस्तान की बेशर्मी कहिए, वो अभी भी इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करने की हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना अपनी आवाम को अभी भी सच नहीं बता रही है। पाकिस्तान में जश्न चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सिर्फ एलओसी पर ही उनके 35 से 40 फौजी जवान और अफसर मारे गए हैं। भारत सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी नुकसान हुआ है। उनके 11 सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, 9 आतंकी कैंप्स बर्बाद हुए हैं। भारत की मिसाइलों की जद में उनकी आर्मी का रावलपिंडी का हेडक्वार्टर भी था। उनकी राजधानी इस्लामाबाद भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनकी बेशर्मी, इसकी कहानियां लिखी जाएंगी आने वाले वक्त में। मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आदेश दिया कि वो रात को 11:30 बजे देश के नाम पर एक संबोधन दें और इसे अपनी जीत बताएं। लेकिन खुद उन्हीं के देश का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान तो पहले दिन से ही सीज फायर की डिमांड कर रहा था। वो तो इंडिया था जो रुक नहीं रहा था। बेवकूफ़ों की फौज जब बैठती है तो इसी तरह से अलग अलग बातें करती है। हालांकि खुद ही माना कि पाकिस्तान शुरू से सीज फायर चाहता था, लेकिन हिमाकत की कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर मजाक उड़ाने की। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश का स्वाभिमान है, सम्मान है, और वो ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ा संदेश दे गई हैं। लेकिन इनसे ये कभी नहीं हम समझ सकते कि इनकी समझदारी का स्तर भी इतना है कि वो भारत की सोच तक पहुंच पाए। अब देखिए, देश के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारत को इस छोटे से युद्ध में क्या हासिल हुआ। भारतीय सेना ने कई बार साफ शब्दों में कहा कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, ना ही भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक किसी देश के खिलाफ थी। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी सेंटर्स पर हमला किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये सीधा संदेश था। पॉलिटिकल लीडरशिप ने साफ किया था कि हमारा टारगेट आतंक है, फोकस आतंक है, आपको वहीं हमला करना है। और यह हमला सटीक निशाने पर लगा था। इन हमलों में आतंकी और उनके आका मारे गए। भारतीय सेना का टारगेट आतंकी कैंप थे। पाकिस्तानी सेना ने भारत के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकामी दिखा दी। आइए जरा अब आपको लेकर चलते हैं बड़े स्क्रीन पर और वहां पर दिखाते हैं भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर जो हमले किए उसमें हमने क्या कुछ हासिल किया है और क्या बड़ी बड़ी बातें इसमें उभर कर सामने आ रही हैं। तो देखिए, 9 ठिकानों पर हमले किया था, जिसमें 4 पाकिस्तान में थे और 5 पीओके में। हम शुरुआत कर रहे हैं बहावलपुर में।
किन किन आतंकी ठिकानों में हमने जब एयर स्ट्राइक्स किया। बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह तबाह हो गया। पाकिस्तान के मुरीदके में मौजूद लश्कर के आतंकी हेडक्वार्टर्स मरकज तैयबा बर्बाद, तहस नहस। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के सरजल और महमूना जोया आतंकी कैंप को भी हमने बर्बाद कर दिया। ये सब आप देखिए, पंजाब, पाकिस्तान, ये तमाम जो अलग अलग जगह हैं, ये सियालकोट जो आप देख रहे हैं सरजल कैंप, इस वक्त सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के सरजल और महमूना जोया आतंकी कैंप को भी बर्बाद कर दिया। पीओके में हमने लॉन्च पैड्स भी नहीं छोड़े। जो पीओके में मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप है, जैश का सायदाना बिलाल कैंप है, उनको भी हमने तबाह कर दिया। कोटली में लश्कर का गुलगुर कैंप है और अब्बास कैंप, उसको भी हमने दोनों को देखिए वहां पर तबाह कर दिया। ये पतला सा जो हिस्सा है इधर का, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ। इसके अलावा भिम्बर में बरनाला आतंकी कैंप भी हमने मिट्टी में मिला दिया। अब पूरी तस्वीर इसी के साथ समझ में आ रही है, देखिए। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. ध्यान से सुना आपने, जब उन्होंने बात की चकलाला की, उन्होंने कहा चकलाला यानी इस्लामाबाद। तो आप से सोचिए कि हमारी फौज ने कौन सी वो जगह छोड़ी, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और दूसरी तरफ रावलपिंडी से लेकर सियालकोट, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस तरह से देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद जिन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, उनको पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया। और भारतीय सेना का असली मिशन इस तरह से एक अंजाम तक पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान इन हमलों के बाद चुप नहीं बैठने वाला, इसीलिए भारतीय सेना उनके हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बदले भारतीय सेना ने उनके 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। और इसी हमले के बाद पाकिस्तान में मच गई खलबली। भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। और ये वीडियो आज वहां पर जब पीछे चला तो हर देशवासी का मन गर्व से चौड़ा हो गया। आइए आपको दिखाते हैं नूर खान एयरबेस, जो आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे ऊपर। नूर खान एयरबेस वीआईपी ट्रांसपोर्ट बेस है, ड्रोन हमलों का बड़ा अड्डा, मुरीद एयरबेस चकवाल, सियालकोट एविएशन बेस एयर डिफेंस यूनिट के साथ, और भोलारी एयरबेस कराची के पास। उसके साथ हम लोगों ने उसकी तस्वीर भी लगाई है। और इधर आप देखिए सक्खर एयरबेस सिंध का, जिसके पास F-16 विमानों का बेस है, हमने यहां पर टारगेट किया। जबरदस्त उनके सर्वेलेंस सिस्टम्स को हमने खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। क्या हम इस कैमरे से थोड़ा जूम इन करके इस पर आ सकते हैं ताकि हमारे दर्शक उन तस्वीरों को भी देख पाएं? थोड़ा और जूम इन करके अगर आप दिखाएंगे, नूर खान से शुरू होता हुआ ये जो एयरबेस है उसकी तस्वीर भी सामने है। ऐसे ही हम हर एयरबेस की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वाला जो सक्खर एयरबेस है सिंध का, यहाँ पर इस हिस्से में अगर पंजाब है आगे, तो ये नीचे वाले हिस्से में सिंध है। और वहां पर देखिए भोलारी एयरबेस तो कराची के पास है। तो कहां तक हम पहुंचे हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कराची एयरबेस के पास है भोलारी, और ये सक्खर एयरबेस आप देख रहे हैं ये सिंध के इलाके में है। और ये आप पहुंचिए यहाँ पर एयर डिफेंस केंद्र जो इनका है पसरूर रडार पंजाब में। ये जो पंजाब पाकिस्तान है, यही सबसे संभ्रांत उनका समृद्ध प्रांत है, और यहीं पर सारा
ये पैसा ये आर्मी वाले लूट लूट के पीओके से सब जगह से लाके यहीं पर भरते हैं अपनी जेबें। ये देखिए रहीम यार खान जो दक्षिण पंजाब में है, ये राजस्थान के पास बिल्कुल फॉरवर्ड बेस में है। हमने न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म, इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। जो सरगोड़ा एयरबेस है पाक पंजाब सूबा का, ये न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म, इस पर हमले के बाद जो खलबली वहाँ पर मची है, उसके बाद वो गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा है अमेरिका के पास। चूनिया एयरबेस कसूर लाहौर के पास बड़ा ऑपरेशन बेस, जिसको हमने ध्वस्त किया। और फिर अंत में देखिए वहां पर जो हमने उनका स्कर्दू एयरबेस एलओसी गिलगित बाल्टिस्तान लड़ाकू निगरानी विमान बेस है ये, उसको हमने टारगेट किया और अंजाम तक पहुंचाया। तो एक एक करके आप देख रहे हैं कैसे उनके तमाम सैन्य ठिकानों पर हमने किए। हम आपको मैप के जरिए वो तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के सबसे खास नूर खान एयरबेस पर हमला किया और इसी के जरिए ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं इसकी हमने आपको बता दी है। और अब आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर कैसे हमने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तान को बीच में घेरा और पूरी जानकारी। एक और आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये भोलारी एयरबेस है। भोलारी एयरबेस जब आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका हैंगर ध्वस्त हुआ है। हमने आपके लिए पूरी तस्वीर को ट्रीट किया। एक बार फिर जूम इन कीजिए और इस हिस्से में आइए। ये जो उनका म्यूनिशन इम्पैक्ट पॉइंट है, इसकी छत पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कितना प्रिसिशन अटैक्स ये हुआ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमने उनका हैंगर पूरी तरह से जहां पर वो विमान रखते हैं वहां उसको ध्वस्त किया। पहले की तस्वीर ये है, ये देखिए, ये वाली जो तस्वीर है, जूम इन करके दिखाइए, पहले की तस्वीर एकदम आप देख रहे हैं इंटैक्ट है। और फिर बाद की तस्वीर पर सीधा आ जाइए, जब हमला होता है हैंगर वाला हिस्सा ध्वस्त है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल डैमेज इस पार्ट में जो आप देख रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल टिन का कलर है पहले वाले में ये, और बाद में ये वाला हिस्सा भी जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा डैमेज है। पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज यहाँ भी लिखा है सेना ने। यहाँ पर भी देखिए म्यूनिशन इम्पैक्ट रूफ जो है उसकी छत वो डैमेज हो गई है। फ्रंट एप्रन डेब्री जो आप देख रहे हैं वहाँ पर भी मलबे में तब्दील हो गया है। अगला आपको दिखाते हैं जल्दी से जैकोबाबाद जो एयरबेस है उनका पहले की तस्वीर देखिए। यहाँ पर पहले में एकदम टारगेट एरिया सी इनसेट क्लीन है, और हमले के बाद की तस्वीर देखिए, हैंगर उनका पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, मलबे में तब्दील हो गया है। एटीसी बिल्डिंग माइनर सेकेंडरी डैमेज वहाँ पर है। म्यूनिशन इम्पैक्ट रूफ डैमेज वो भी दिख रहा है। जो म्यूनिशन इम्पैक्ट रूफ है उनका वो भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले और बाद की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम क्लैरिटी रखिए। ये पहले की तस्वीर एकदम साफ आपको दिख रहा है, और बाद में एयरबेस उनका ध्वस्त हुआ है। पहले की तस्वीर ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नूर खान एयरबेस, यहाँ पर पहले की तस्वीर इधर लगी हुई है। यहाँ पे जूम इन कीजिए, जरा जूम इन कीजिए, नहीं तो ये समझ नहीं पाए। हाँ ये देखिए, ये जो पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको उसमें दिख रहा होगा टारगेट एरिया पूरी तरह से एकदम क्लीन है। लेकिन एक बार हमला होता है उसके बाद एयरबेस फैसिलिटी को काफ़ी डैमेज हुआ है। 2 ट्रक्स, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर है। नूर खान एयरबेस, इसका महत्व तो समझिए। एयरबेस का ध्वस्त होना, ये जो आप देख रहे हैं एयरबेस का ध्वस्त होना इस तरह से, ये बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। नूर खान एयरबेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, और ये अगर हो रहा है रावलपिंडी में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर। ये देखिए, ये सरगोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो एयरबेस है ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जो जानकारी है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि सरगोड़ा एयरबेस में रनवे हमने ध्वस्त किया है। और इसी के साथ साथ जितनी जानकारी आ रही है बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने आपको पहले भी बताया कि जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं उसमें सरगोड़ा एयरबेस में यहीं के आसपास जो उनका न्यूक्लियर कंट्रोल प्लांट था वो भी यहीं पर था, और वहाँ पर भी रनवे, ये बीच में जब आप जूम कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा, हमने उनका रनवे ध्वस्त कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी बहुत सारी दिख रही थी और जानकारी हमने आपको दे दी है। देखिए, इसी के बाद जब इस तरह के हमले भारत ने सफलता के साथ किए, हमने उनके एयरबेसेस को तबाह किया। इन तस्वीरों से एक बात साफ है कि भारत ने पाकिस्तान पर ज़बरदस्त जवाबी हमला किया, और शायद इसीलिए पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास चला गया, भारत से बचाने की गुहार लगाने लगा। भारत के हमलों ने पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया जिससे वो घबरा गया। पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल हमले नाकाम हो रहे थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में प्रोपोर्शनेट, संयम, समझदारी वाले प्रोपोर्शनेट जवाबी कार्रवाई में ऐसा एयरबेसेस को निशाना बनाया कि वो रोने बिलखने लगा। बड़ी चोट
उसको लग रही थी। इसीलिए पाकिस्तान ने युद्ध विराम करवाने के लिए अमेरिका की शरण ले ली। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत ने इस युद्ध में क्या हासिल किया, वो ये सबूत देखकर समझ सकते हैं कि भारत के हमलों से पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और उसका आने वाले कितने लंबे वक्त के लिए नुकसान हुआ है। अब आपको पाकिस्तान में तबाही की एक और गवाही दिखाएंगे। ये गवाही ना भारत से है ना पाकिस्तान से है, ये गवाही है बांग्लादेश के उस क्रिकेटर की जो किसी तरह पाकिस्तान से जान बचाकर निकल पाया है। जिस वक्त भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला रहा था, उस वक्त बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के कई क्रिकेटर्स पाकिस्तान में ही फंसे थे। ये लोग पाकिस्तान में क्रिकेट लीग PSL में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन आज ये क्रिकेटर कसमें खा रहे हैं कि वो फिर कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बांग्लादेश के क्रिकेटर रिशाद हुसैन ने पाकिस्तान में मची तबाही का आंखों देखा हाल सुनाया और बताया कि वो किस तरह अपनी जान बचाकर निकले। दुबई के रास्ते बांग्लादेश पहुंचने पर रिशाद हुसैन को राहत मिली। रिशाद ने कहा कि पाकिस्तान के जिस हवाई अड्डे से उनके चार्टर विमान ने उड़ान भरी, उस पर 20 मिनट बाद ही मिसाइल अटैक हुआ। जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में जगह जगह बम विस्फोट और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, तो वो बुरी तरह से डर गए। ऐसी ही स्थिति दूसरे खिलाड़ियों की थी जिन्हें पाकिस्तान से वापस अपने घर लौटना था। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल ने दुबई पहुंचते ही कहा कि अब वो कभी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। जान बची लाख उपाय। सैम बिलिंग्स, कुशल परेरा, डेविड वीसे और टॉम करन जैसे खिलाड़ी बुरी तरह से डरे हुए थे। सब ने कस्में खा ली हैं कि अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी टॉम करन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वो बंद हो चुका था, जिसके बाद खबर यह है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया था, लेकिन भारत को याद रहे, मोहम्मद गौरी धोखा देने जरूर लौटेगा। नमस्कार।